नेक्स्ट सेक्शन इज 35CCC। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में आने के चांसेस 5% से कम है, एक बार उसको पढ़ के रख देने का है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, इसका पर्पस याद रखो, बाकी सब ऐसे ही याद रहेगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप रिसर्च कर रहे हो, सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिसर्च करके टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, नॉलेज डेवलप कर रहे हो, एंड देन you are going and training the farmers in respect of this knowledge। जो नॉलेज आपने गेन किया है उसे जाके फार्मर्स को जाकर के ट्रेनिंग दो, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज अडेप्ट करने का ट्रेनिंग दो, और इस खर्चे का, ये जो भी खर्चा आप इनकर करोगे सब में, उसका आपको डिडक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। वेटेड डिडक्शन है 150%, यानी 50% एक्स्ट्रा डिडक्शन। ठीक है, तो देखो उसमें लिखा है वेयर द असेसी कोई भी हो सकता है, incurs an expenditure on agricultural extension project notified by the board यानी CBDT, deduction equals to 150% of such expenditure will be allowed to him, and where deduction under this section is claimed and allowed for any assessment year in respect of such expenditure, deduction shall not be allowed in respect of such expenditure under any other provision of this act for the same or any other assessment year। in simple words, double deduction not allowed। अगर ये सेक्शन में आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो फिर इसी एक्सपेंडिचर का कोई दूसरे सेक्शन में इस साल में या कोई और साल में आप डिडक्शन नहीं ले सकते। सिंपल, वन एक्सपेंस वन डिडक्शन, तो वो तो सिंपल है। और 150% को अंडरलाइन करके रखो, 150% डिडक्शन आपको मिलेगा, वेटेड डिडक्शन। लेकिन यहां लिखा था ना प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय द बोर्ड, तो बोर्ड ने उसमें नोटिफिकेशन क्या इशू किया है, देखो नीचे दिया है, तो वो नोटिफिकेशन वहां पे मेंशन है, और ये नोटिफिकेशन एक बार पढ़ के उसको रख देने का है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ कुछ वो याद रखेंगे अपन, पूरा डिटेल में रटने की जरूरत नहीं है। तो वो उसमें दिया, देखो कंडीशंस, पहला पॉइंट है कंडीशंस टू बी फुलफिल फॉर अप्रूवल ऑफ द एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो वो क्या कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। तो उसमें लिखा है, देखो फर्स्ट वन, द प्रोजेक्ट शैल बी अंडरटेकन बाय एन असेसी फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड गाइडेंस ऑफ फार्मर्स, बताइए मैंने आपको। Then project shall have prior approval of Ministry of Agriculture, Government of India. Then expenditure not being expenditure in the nature of cost of land or building exceeding 25 lakh rupees is expected to be incurred for the project। यानी मिनिमम खर्चा 25 लाख से ऊपर होना चाहिए, वो भी बिल्डिंग और लैंड को छोड़ के। बिल्डिंग और लैंड क्वालिफाई नहीं होता, दोनों को छोड़ के बाकी फर्नीचर, फिक्सचर, जो भी बाकी खर्चे हैं 25 लाख के ऊपर का बजटिंग होना चाहिए। The assessee shall make an application in form 3CO to the member IT CBDT for notification under this section। तो अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया आपने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से भी परमिशन लेके आ गए, तो फिर CBDT को एप्लीकेशन दो और फिर वो आपके नाम से नोटिफिकेशन इशू करेंगे। Then conditions to be fulfilled for claiming weighted deduction, second point, maintain separate books of accounts। ये पूरे प्रोजेक्ट के, हर प्रोजेक्ट, सपोज आप 3-4 प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो हर प्रोजेक्ट का सेपरेट अकाउंटिंग होना चाहिए और उसका CA से ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, देन ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, द जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटीज of the agriculture extension and fulfillment of other conditions। यानी CA ने सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका एक्टिविटी जेन्युइन था। ऐसा नहीं कि पेपर पे लिख के आ गए कि हमने इतने फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया, मैं भी कर दूंगा ना, ट्रेनिंग तो आपको दूंगा और वहां क्या लिख दूंगा, फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया, मगर जो CA मेरा ऑडिट करेगा उसने सर्टिफाई करना पड़ेगा। Then assessee shall not accept an amount exceeding the amount as approved in the notification फ्रॉम द बेनिफिशियरीज, यानी जिनको हम एजुकेशन देंगे फार्मर्स को। अब फार्मर, सवाल ये आएगा कि फार्मर्स से क्या अपन फीस ले सकते हैं?
यस एजुकेशन दे रहे फीस ले सकते हो, लेकिन जो लिमिट अप्रूवल लिमिट में आएगी उतना ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तुम्हारी क्या है बेनिफिशियरी यानी कि फार्मर्स under the eligible extension project for training, education, guidance or any material distributed for the purpose of such training, education or guidance। यानी जो लिमिट फिक्स होगी अप्रूवल लेटर में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जो अप्रूवल लेके आएंगे उसमें अगर उन्होंने बोल दिया कि आप 2,500 रुपये फीस ले सकते फार्मर से एक कोर्स का इंक्लूडिंग मटेरियल, तो फिर उससे ज़्यादा नहीं लेने का। अगर उससे ज़्यादा लोगे तो फिर यहाँ पे जो 150% डिडक्शन आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। Then assessee shall not get any direct or indirect benefit from the notified agricultural extension project except the deduction of the eligible expenditure। यानी यहाँ जो डिडक्शन मिल रहा है बस वही आपका फायदा है, इसके अलावा कोई फायदे की उम्मीद आपने नहीं रखना चाहिए। नो अदर बेनिफिट शुड बी ऑब्टेन। Then all expenses other than land building as reduced by the amount received from beneficiary, as reduced by amount received from beneficiary, if any, incurred wholly and exclusively for undertaking an eligible extension project shall be eligible for deduction under 35 CCC। यानी कितना खर्चे का डिडक्शन मिलेगा तुमको मालूम है? जो खर्चा तुमने किया expenses incurred less fees received from beneficiaries। यानी अगर अपन ने टोटल खर्चा किया इस साल में 80 लाख और 30 लाख फार्मर्स से हमने फीस रिकवर किया तो वो 30 माइनस हो जाएगा, अब बैलेंस बचा 50, वो 50 का यहाँ तुमको डिडक्शन मिलेगा 150% के हिसाब से। However, expenditure incurred, आगे कंटिन्यू है, expenditure incurred on agricultural extension project which is reimbursed or reimbursable to the assessee by any person whether directly or indirectly shall not be eligible for deduction। यानी अगर ये खर्चे में से भी अपने को कोई पैसा वापस मिलने वाला है, अगर किसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कंपनी के साथ है जो CSR में अपने को पैसा देने वाला है, या गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर कुछ पैसा देने वाले, तो वो फिर अपने को वो भी माइनस करना पड़ेगा, उसका डिडक्शन फिर अपन नहीं ले सकते। तो जो फीस हमने जैसे फार्मर्स से रिकवर की वो माइनस हो गई, तो वैसे अगर कोई और अपने को कोई पैसा देने वाला है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो भी माइनस कर दो। Then assessee shall on or before the due date of furnishing the return of income under 139(1) furnish the following to the Commissioner of Income Tax or the Director of Income Tax। तो फिर ये पूरे स्टेटमेंट्स है जो अपने को सबमिट करना है, ये भूल गए चलेगा। ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, नोट ऑन दी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, हमने क्या क्या काम किया वो पूरा नोट बना के सबमिट करो। देन सर्टिफिकेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो हमने ओरिजिनली लिया था, सारी डिटेल सबमिट करने का है, वेरी सिंपल वन। और उसी लाइंस पे फिर और एक सेक्शन है वो भी देख लेते इसी में लेक्चर में, 35 CCD एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो वो एग्रीकल्चरल था, ये स्किल डेवलपमेंट, कि आप स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, क्योंकि दुनिया में ही छोड़ो, इंडिया में बहुत सारे लिटरेट अनएम्प्लॉयबल यूथ है, literate, they are degree holders, BCom, BBA and so on and so forth, even engineering and so on, but they don't have skills and therefore they are unemployed। तो उनको स्किल कोर्सेज में ट्रेन करने का काम करो, स्किल डेवलपमेंट, और उसमें भी आपको 150% का डिडक्शन मिलेगा। तो ये भी देखते हैं अपन, ये भी ऐसे ही है, ब्रीफ में अपने को देखना है जल्दी जल्दी में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो चलो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एसएससी कौन है, एसएससी कौन है, कंपनी, अंडरलाइन करो कंपनी। सीसीसी में कौन था, एनी एसएससी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में कोई भी हो सकता है, फारूक हक भी हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, लेकिन यहाँ पर सीसीडी जो है दिस इज ओनली फॉर कंपनी एसएससीज, ओनली फॉर कंपनीज, नॉट फॉर इंडिविजुअल, नॉट फॉर फर्म, ओनली फॉर कंपनी। ठीक है, तो देखो आगे, incurs any expenditure not being land and building, तो यहां भी लैंड बिल्डिंग क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है, क्वालिफाई नहीं होगा लैंड बिल्डिंग। ऑन एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बाकी सब आ जाएंगे, बाकी रेवेन्यू कैपिटल सब आएंगे, लैंड बिल्डिंग बस हटा दो। ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय द बोर्ड, डिडक्शन ऑफ 150% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड
50% extra deduction will be allowed. Okay. और सेकेंड पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वही है, डबल डिडक्शन नॉट अलाउड. वही कि अगर इस सेक्शन में आपने एक्सपेंस का डिडक्शन लिया है तो फिर कोई दूसरे सेक्शन में लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक 37, कोई भी दूसरे सेक्शन में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा इस साल में या कोई और साल में. फिर इसमें भी देखो नोटिफिकेशन दिया है कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप बनाओगे, तैयार करोगे, तो उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और कौन से फील्ड्स में ट्रेनिंग देने का है. तो उसमें देखो ये भी ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं अपन जल्दी जल्दी. गाइडलाइंस फॉर अप्रूवल ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर 35 CCD. Skill development project shall be considered for notification if it is undertaken by an eligible company and the project is undertaken in separate facilities in a training institute. तो पूरा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने सेटअप करना है, ठीक है, और वो भी सेपरेट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपका कोई ऑलरेडी, जैसे फारूक का क्लासेस ऑलरेडी, उसी के साथ में मैंने ये बच्चों को भी पढ़ा दिया, ऐसे नहीं, सेपरेट इंस्टीट्यूट फॉर्म करने का है. फिर एलिजिबल कंपनी कौन है, तो देखो eligible company means a company which is engaged in the business of manufacture or production of any article or thing specified in the 11th schedule, not being beer, wine and alcoholic spirits and tobacco preparations such as cigars, cheroots, cigarettes, BD, smoking mixtures for pipes and cigarettes, chewing tobacco and snuff. तो पहले उसमें, अब ये शेड्यूल 11 है, कभी आप क्या करना, गूगल पे जाना और ये 11 शेड्यूल टू इनकम टैक्स एक्ट निकाल के स्टडी करना. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है 11 शेड्यूल टू इनकम टैक्स एक्ट. उसमें मेनली ये चीज़ें हैं, फिर और भी कुछ बिजनेसेस हैं तो उसको शेड्यूल 11 कहते हैं. बहुत सारी जगह पे आप देखोगे ये सब एक्सक्लूजन लिस्ट में आते हैं. ये बिजनेसेस थोड़े नॉटी किस्म के, यहाँ पे डिडक्शन ज़्यादा गवर्नमेंट देता नहीं है, तो उसमें ये सब भी आते हैं. लेकिन यहाँ पे उसको बोला है कि ठीक है, अगर आप शेड्यूल 11 के गुड्स बनाते हो तो ठीक है, आपको डिडक्शन देंगे, लेकिन ये वाले अगर गुड्स है तो बिल्कुल नहीं देंगे. दारू, चारू मारू दारू, जो भी बियर, वाइन वगैरह, एल्कोहलिक स्पिरिट्स एंड टोबैको, तंबाकू वगैरह, वो वाली इंडस्ट्री को, सिगार सिगरेट वालों को नहीं देंगे. बाकी प्लास्टिक वगैरह भी आते 11 शेड्यूल में, लेकिन उनको मिल जाएगा. ठीक है, तो यू कैन बी एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग स्पेसिफाइड इन 11 शेड्यूल बट नॉट दीस. याद नहीं भी रहा चलेगा क्योंकि कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है. नंबर 2, एंगेज इन प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज. सर्विस इंडस्ट्री में अकाउंटिंग, आर्किटेक्ट, ऑटोमोबाइल रिपेयर और मेंटेनेंस, बैंकिंग, ब्यूटी, केबल ऑपरेटर्स, कार्गो हैंडलिंग, कंस्ट्रक्शन, कुरियर, डिजाइन, इवेंट मैनेजमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये पूरा एक बार पढ़ के रख देने का, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का. माइनिंग सब है उसके अंदर, 31 है टोटल, एक बार पढ़ के छोड़ देने का. ओके, तो ये सारे बिजनेसेस के अंदर आप हो सकते हो. ऑल दीज काइंड्स ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो. इन फैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज आर कवर्ड. इतना पढ़ने के बाद बचेगा क्या, कुछ नहीं. ठीक है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने डालने का है. तो आप ये सारी इंडस्ट्रीज में है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर ये इसमें हो, और फिर आपने क्या किया, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया है फॉर द पर्पज ऑफ स्किल डेवलपमेंट. तो फिर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसे बनाना है, तो वो देखो. Training institute means training institute set up by the central or state government or local authority, or a training institute affiliated to National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training. तो जाके एफिलिएशन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो प्राइवेट डालोगे. एक तो गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट के, तुम डालोगे तो प्राइवेट होगा. तो तुमको जाके NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर अपने स्टेट का जो काउंसिल होगा फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, उससे अप्रूवल लाना पड़ेगा. Then skill development project in respect of existing employees of the company shall not be eligible for notification. हम कहेंगे हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्स चालू किया, किसके लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो वो नहीं चलेगा. जनरल पब्लिक के लिए करने का है, इन हाउस अपने एम्प्लॉय के लिए किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा.
तो वो लिखा है उसमें, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट in respect of existing employees of the company shall not be eligible for notification under this section where the training of such employees commences after 6 months of their recruitment. Within 6 months यानी ट्रेनिंग देंगे और फिर एम्प्लॉय करेंगे वो चलेगा, या ट्रेनिंग लो एम्प्लॉयमेंट दिया और साथ में ट्रेनिंग भी चालू हो गया वो चलेगा, लेकिन एम्प्लॉय आ गए 6 महीने हो गए, अब उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज बोलेंगे, उनको बाद में ट्रेनिंग देना है तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह है, वो तो सिंपल है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एप्लीकेशन करो फॉर नोटिफिकेशन, फिर कमिश्नर को बताओ, फिर कंडीशंस दिया है अगले उसमें, वो वही है कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना है। अकाउंटेंट लिखा है लेकिन वो CH होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर वो दूसरा अगर कोई अपना खर्चे में शेयर करेगा वगैरह तो माइनस करना है। फिर ड्यू डेट के पहले उसको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब सबमिट करना है। ऐसा है, एक बार पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन है, बहुत सिंपल है। 150% डिडक्शन है, एक सभी के लिए है एग्रीकल्चर वाला और ये सिर्फ कंपनी के लिए है, इतना याद रखो, दैट्स इनफ।